हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज 332 में। दोस्तों, आज हमारा साइंस में नया टॉपिक चालू होगा और जो टॉपिक होगा ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? प्रकाशिकी। क्या है दोस्तों? प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स। ठीक है दोस्तों। अब बात यह क्या आती है दोस्तों? प्रकाशिकी यानी प्रकाश, यानी प्रकाश यानी लाइट। अब लाइट क्या होता है दोस्तों? यानी प्रकाश क्या होता है? बात क्या है दोस्तों? प्रकाश। प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश कहते किसे? तो दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य भी बनाती है। यानी जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है, या हम कह सकते हैं ऊर्जा का स्वरूप है। जो प्रकाश है हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अब देखने योग्य कैसे बनाता है दोस्तों? कि जब किसी वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है, यानी जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंख में प्रवेश करता है, और आंख में जैसे ही प्रवेश करता है तो रेटिना पर कुछ संवेदनाएं, जो संवेदनाएं होती है वो उत्पन्न हो जाती है और जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। ठीक है दोस्तों। यानी मैं प्रकाश लिख सकता हूं, यह एक प्रकार की यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों। जो जो वस्तुओं को जो वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है, देखने योग्य बनाती है। प्रकाश एक प्रकार क्या है दोस्तों? ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाती है। मैंने बताया देखने योग्य कैसे बनाती है दोस्तों। तो यानी कोई वस्तु है, यानी मान लो एक पेन है, जो कोई वस्तु है, इस पर जैसे ही प्रकाश आएगा इस वस्तु से टकरा कर सीधा हमारी आंख में प्रवेश करेगा। कहाँ पे? आंख में प्रवेश करेगा। और आंख का जो रेटिना यानी आंतरिक वाला भाग है, यानी आंख के जो रेटिना वाला भाग है, वहां पर कुछ संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती है जो हमें क्या करती है? वस्तु को देखने योग्य बना देती है। ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैंने बोला जो वस्तु को देखने योग्य बनाती है। ठीक है। अगली बात आए, जो प्रकाश है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। अगली बात, प्रकाश को गमन करने के लिए, यानी प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैं लिख सकता हूं, प्रकाश को गमन करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। दोस्तों, प्रकाश को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात अर्थात मैं कह सकता हूं प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। ठीक है दोस्तों।
प्रकाश किस में गमन कर सकता है दोस्तों? निर्वात में गमन कर सकता है। जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल वो होती है दोस्तों 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगली बात, यानी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों? सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, किससे दर्शाते हैं दोस्तों? सी से दर्शाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं से ये पूछा गया है कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, या दूसरा रूप लिख सकता हूं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, जो इस चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नामक व्यक्ति ने 1676 में बताया। कब बताया दोस्तों? 1676 में। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया। किसने लगाया दोस्तों? रोमर नामक व्यक्ति ने लगाया। कब लगाया दोस्तों? 1676 में। कब लगाया? 1676 में। रोमर नामक व्यक्ति ने बताया कि 1676 में बताया कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगली बात प्रकाश से आती है कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन कर सकता है, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। अगली बात क्या आती है दोस्तों? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का ऋजु रेखीय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय कहते हैं। जैसे दोस्तों छाया का बनना, सूर्य ग्रहण, अगला आता है दोस्तों चंद्र ग्रहण। क्या आता है? चंद्र ग्रहण। अगला आता है सूची छिद्र कैमरा, जिसको पिन होल कैमरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी प्रकाश छाया बनेगी, यानी जैसे इसकी छाया बनेगी सीधी रेखा में बनेगी। सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? ये देख लो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य, ये तो हो गया दोस्तों सूर्य, और ये हो गई पृथ्वी, के मध्य में क्या आ जाए? बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचता है वो पहुंचता है लगभग 500 सेकंड में। कितने सेकंड में दोस्तों? 500 सेकंड में। यानी मैं कह सकता हूं 8 मिनट 20 सेकंड। ये दोस्तों 19 सेकंड में मिल सकता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में या 19 सेकंड में
पहुंचता है। आपसे पूछा जाए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाए दोस्तों, चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, चंद्रमा आ जाए। अगली बात कि भाई चंद्र ग्रहण कब होता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के मध्य क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, पृथ्वी आ जाए। तो कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। कौन सा होता है दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, अगली बात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखेंगे। न्यूटन के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, न्यूटन के अनुसार प्रकाश किससे मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो 1660 में, कब भाई साहब, 1660 में न्यूटन भाई साहब ने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। 1660 में न्यूटन ने बताया कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। किसने बताया दोस्तों, न्यूटन ने बताया। कब बताया, 1660 में बताया कि प्रकाश किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, कणों से मिलकर बना होता है, यानी छोटे छोटे ये जो ये वाले का। यानी प्रकाश किनसे मिलकर बना होता है दोस्तों, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके जस्ट 1678 में, कब दोस्तों, 1678 में हाइगेंस के अनुसार जो प्रकाश है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग से मिलकर बना होता है। क्या होता है दोस्तों, तरंग से मिलकर बना होता है, यानी प्रकाश तरंगीय होता है। कैसा होता है दोस्तों, तरंगीय होता है। कैसा होता है दोस्तों, तरंगीय होता है। तरंगीय का मतलब प्रकाश कैसा होता है दोस्तों, तरंगीय होता है। किसके अनुसार, हाइगेंस के अनुसार। कब, 1676 में। इससे 2 साल पहले ही प्रकाश की चाल के बारे में बता दिया रोमर ने। कब, 1676 में। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या होता है दोस्तों, तरंगीय होता है। कैसा होता है, तरंगीय होता है। अगली बात आती है दोस्तों, अब यहां से जो क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन क्या निकलता है दोस्तों, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो देख लो। न्यूटन के अनुसार तो कणों से मिलकर होता है, हाइगेंस के अनुसार तरंगीय होता है। तो मैं कह सकता हूं प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, द्वैत होती है। कैसी होती है, द्वैत होती है, यानी डबल नेचर। कैसी होती है, द्वैत प्रकृति। आपसे पूछा जाए प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है, तो दोस्तों प्रकाश कैसी प्रकृति का होता है, तो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कैसा होता है दोस्तों, द्वैत प्रकृति का होता है। कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई कणीय और एक हो गई तरंगीय। एक हो गई कणीय, दूसरी हो गई तरंगीय। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कणीय प्रकृति के खोजकर्ता तो कौन हो गए दोस्तों, न्यूटन हो गए। कौन हो गए, न्यूटन। तरंगीय प्रकृति के खोजकर्ता कौन हो गए दोस्तों, हाइगेंस या हाइजेंस। ठीक है दोस्तों, अगली बात, अब भाई हमको पता कैसे चलेगा कौन सा प्रकाश कणीय प्रकृति का है, कौन सा प्रकाश तरंगीय प्रकृति का है, इसको भी देखते हैं।
यहाँ से शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस देख लो, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी तीनों चारों क्वेश्चन। न्यूटन ने तो प्रकाश किससे मिलकर बनाया, कणों से मिलकर बनाया, यह बताया। हाइगेंस ने क्या बताया, प्रकाश तरंगीय होता है। क्या होता है दोस्तों, तरंगीय होता है। यही से हमको प्राप्त हुआ कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश डबल नेचर का होता है, यानी प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, या डबल, या क्या कह सकता हूं मैं, दोहरी। क्या कह सकता हूं, दोहरी प्रकृति। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी कणीय और तरंगें। कणीय के खोजकर्ता न्यूटन, हाइगेंस के खोजकर्ता कौन हो गया दोस्तों, ओ तरंगीय के कौन हो गए, हाइगेंस। ठीक है दोस्तों, अगली बात मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, दोहरी। पहले तो होती है कणीय, पहली कौन सी होती है दोस्तों, कणीय। दूसरी कौन सी होती है, तरंगीय। कौन सी होती है दोस्तों, तरंगीय। अब बात यह आती है दोस्तों कि तरंगीय प्रकृति पर तो कौन आधारित है, और कणीय प्रकृति पर कौन सा प्रकृति। तो मैं इसके लिए ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। जिस शब्द के पीछे प्रभाव शब्द आए, क्या है दोस्तों, प्रभाव शब्द आए, प्रभाव शब्द आए, वो तो कौन सी प्रकृति के है दोस्तों, कणीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति के है, कणीय प्रकृति के। जैसे कॉम्पटन प्रभाव, जैसे कॉम्पटन प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ठीक है दोस्तों, और जिस शब्द के पीछे, इसमें देखो दोस्तों, जिस शब्द के पीछे अण या न आए, अण या न आए, वो कौन सी प्रकृति के होंगे दोस्तों, तरंगीय प्रकृति के। जैसे विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण। अब एक यहां पे दोस्तों प्रॉब्लम यह आती है कि जो प्रकाश का परावर्तन है और अपवर्तन है, वो न्यूटन भाई साहब ने बताया था। किसने बताया, न्यूटन ने। कौन सा, परावर्तन व अपवर्तन। तो बात ये आती है दोस्तों, जो परावर्तन व अपवर्तन है, बताया जाता है कि कणीय प्रकृति पर आधारित होते हैं, और इसमें भी बताया जाता है, किसमें, तरंगीय, और यानी तरंगीय प्रकृति का जो प्रकाश। ठीक है दोस्तों, अगली बात, अगले आते हैं मैक्सवेल भाई साहब। कौन आते हैं, मैक्सवेल भाई साहब। मैक्सवेल भाई साहब क्या कहते हैं, वो देखते हैं। मैक्सवेल भाई साहब कहते हैं कि जो प्रकाश है, यानी जो प्रकाश तरंग है, वो कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहां पे देखना दोस्तों, तरंगीय प्रकृति के बारे में तो किसने बताया, तरंगीय प्रकृति के बारे में तो बताया हाइगेंस ने, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन सी तरंगी है। यानी तरंगे कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की, एक तो यांत्रिक तरंगे, एक तो यांत्रिक तरंगे, दूसरी कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। बात यह आती है तरंगीय प्रकृति के बारे में तो किसने बताया दोस्तों, हाइगेंस ने, लेकिन हमें
मैक्सवेल ने क्या बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश कैसा है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग। तभी तो इसने बोला कि जो यांत्रिक तरंगे होते हैं इनके संचरण के लिए तो किसकी आवश्यकता होती है? संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रकाश यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश की तरंगे कैसी हुई? विद्युत चुंबकीय तरंगे हुई। कैसी हुई दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपसे पूछा जाए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया? तो किसने बताया भाई साहब ने? मैक्सवेल भाई साहब ने बताया। किसने बताया दोस्तों? मैक्सवेल भाई साहब ने बताया। एक क्वेश्चन यहीं से और पूछा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया? तो जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया। किसने बताया? आइंस्टीन ने। ठीक है दोस्तों, आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1922 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1905 में इसने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया। कब बताया? 1905 में। मैक्सवेल ने यह प्रभाव कब बताया दोस्तों? 1900 में बताया। कब बताया? 1900। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स के जनक तो किसे कहते हैं? न्यूटन को। यानी भौतिकी के जनक पूछे तो न्यूटन, आधुनिक भौतिकी के जनक पूछे तो वही कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, शायद मेरे हिसाब से इतने में किसी भाई या बहन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगली बात आती है दोस्तों, यानी हमने देख लिया प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में किसने बताया, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है दोस्तों, अगली हमारी बात आती है प्रकाश शब्द से कुछ जुड़ी बातें। जैसे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं हो गई, अप्रदीप्त वस्तुएं हो गई, अप्रदीप्त वस्तुएं। एक हो गई पारदर्शी वस्तुएं, क्या हो गई? एक अपारदर्शी हो गई। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। क्या करती है दोस्तों? प्रकाश का उत्सर्जन करती है। यानी मैं कह सकता हूं वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है। वे वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करती है। जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? सूर्य हो गया, लालटेन हो गई, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया। अब अगला आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं
जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, उत्सर्जन नहीं करती। ठीक है दोस्तों, जैसे मेज हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, और पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है दोस्तों? वे वस्तुएं जो यानी एक साइड से दूसरी साइड की ओर देखा जा सके। कहने का मतलब, मान लो मेरे पास अगर ये पेन है, ये मार्कर है, यानी ये देखो, ये मेरे पास पेन है, इसमें जो अंदर वाला पेन है यानी एक साइड से दूसरी साइड की वस्तु हमें दिखाई दे जाए, वो क्या होती है दोस्तों? पारदर्शी वस्तुएं होती है। अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है दोस्तों? यानी जो एक साइड से हमें दूसरी साइड की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, वो वस्तु कौन सी होती है? अपारदर्शी वस्तुएं होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अपारदर्शी वस्तुएं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक आता है हमारा जो प्रकाश का गमन है। प्रकाश का गमन यानी प्रकाश की चाल किसमें कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, किसमें? निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, यानी निर्वात में आपसे प्रकाश की चाल पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला आता है दोस्तों जल। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों जो जल में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है दोस्तों? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब अगली बात आए कांच। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो जो कांच में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक और लेते हैं हीरा। हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो जो हीरा है उसमें प्रकाश की जो चाल होती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक रहता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक कौन सा रहता है अगला दोस्तों? अगला टॉपिक रहता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी मैं परिभाषा लिख सकता हूं, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस
उसी माध्यम में लौट आता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखते हैं कैसे। परिभाषा तो क्या हो गई दोस्तों? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। जैसे ये कोई क्या है? समतल पृष्ठ है, यानी ये क्या है? सतह है, कोई सतह है यानी समतल पृष्ठ है। ये इस पे क्या कर दी मैंने? पॉलिश कर दी। पॉलिश किसकी होती है? AgNO3 की पॉलिश कर दी। या मैं कह सकता हूं जैसे ये कोई समतल पृष्ठ है। क्या है दोस्तों? समतल पृष्ठ। ठीक है। अब ये इसका हो गया अभिलंब। क्या हो गया दोस्तों? अभिलंब। ठीक है। कोई प्रकाश की किरण आ रही है, यानी ये हो गई प्रकाश की किरण आ रही है, यानी आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई दोस्तों? आपतित किरण। समतल पृष्ठ यानी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट गई, यानी ये वाली लौट गई। ये हो गई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये तो कौन सी हो गई दोस्तों? आपतित किरण। ये हो गई परावर्तित किरण। और ये क्या है दोस्तों? अभिलंब। मैंने बोला जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, यानी इनका माध्यम भी यही है, दोनों का माध्यम एक ही है। इसी माध्यम से आती है और इसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है कि ये वाला कोण, इसको बोलेंगे आपतित कोण, इसको बोलेंगे परावर्तित कोण। तो ये वाले दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी मैं लिख सकता हूं आपतन कोण को किससे लिख रहा हूं? आई से। आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण। आपतन कोण बराबर क्या हुआ है दोस्तों? परावर्तित कोण। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या होता है दोस्तों? कोण आई बराबर कोण आर होता है। देखो कैसे। मान लो ये अपना कंप्लीट क्या हो गया? ये अपना, मैं यहां से बता रहा हूं दोस्तों, ये अपना कंप्लीट यानी जो चांदा बोलते हैं वो हो गया। उसमें ये कंप्लीट कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का ये होता है और 180 डिग्री का नीचे वाला भाग होता है। तभी तो यानी ये वाला भाग कितने का? 80 का। ये वाला भाग कितने का? वो 180 का। यानी ये हाफ कितने का हो गया? 180। ठीक है दोस्तों। अब बात ये आती है, अगर ये यानी परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के मध्य का कोण अगर ये 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है दोस्तों? 60 डिग्री का। अब आपको पता है यहां से ये लंब खींचा हुआ है, यानी ये अभिलंब है। ये वाला कोण और ये वाला, ये टोटल कोण कितने डिग्री का होगा दोस्तों? यानी ये टोटल 180 डिग्री का हुआ है। तो यहां से ये दो भागों में बट गया, तो यानी ये वाला भाग कितने का होगा? टोटल 90 डिग्री का। तो ये वाला भाग भी कितने का हो गया? टोटल 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री में से भी दोस्तों ये वाला भाग दे रखा है हमको। कौन सा वाला भाग? ये वाला भाग दे रखा है। केवल कितना वाला भाग दे रखा है? ये वाला। यानी यहां से लेकर ये वाला भाग हमको दे रखा है कितने डिग्री? 60 डिग्री। अब एक बात बताओ,
टोटल यहां से लेकर यानी ये वाला टोटल 90 डिग्री है, इसमें से 60 डिग्री ये दे रखा है, तो ये कितने डिग्री बचा दोस्तों? तो यानी मैं कर सकता हूं 90 माइनस 60, तो वो बचा दोस्तों कितने डिग्री? 30 डिग्री। और मान हमसे ये पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 30 डिग्री। अगर अब ये वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा दोस्तों? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। वापस देखो दोस्तों, मैंने बोला कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। वापस सुन लो दोस्तों, ये वाला यहां से यहां तक कितना हो गया? 180 डिग्री। ये निचले वाला हो गया तो उपला वाला भी कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री होगा। और यहां से लेकर यानी ये वाला कोण कितने डिग्री का बनता है दोस्तों? चाहे ये वाला देख लो, यानी मैं ब्लैक पेन, यानी ये वाला कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों? तो ये वाला यहां से यहां तक कंप्लीट कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। कंप्लीट कितने का बनेगा? 90 का। तो ये वाला यहां से लेकर यहां तक कितना बनेगा? तो ये भी 90 का बनेगा। तो ये 90 90 टोटल कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। अब एक बात बताओ, ये 90 90 के बन गए। अब मेरे से क्वेश्चन क्या देगा वो, कि परावर्तित किरण और समतल पृष्ठ के मध्य कोण मान लो 60 डिग्री है। कितने डिग्री है दोस्तों? 60 डिग्री। यानी ये वाला यहां से लेकर यहां तक का कोण का मान कितना दिया हमें? 60 डिग्री दिया। और पूछा है उसने अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण, यानी यहां से लेकर ये कोण पूछा है। ये कोण तो उसने क्या किया है? पूछा है। यानी आर का मान हमसे पूछा है और मान दिया है हमको इस कोण का। कोण का मान कितना दिया है दोस्तों? 60 डिग्री दिया है। पूछा आर का मान है हमें, तो मैं लिख सकता हूं, यानी मेरे को पता है कंप्लीट ये 90 डिग्री का है। 90 में से 60 डिग्री का ये हो गया, तो ये कितने का बचेगा? 30 डिग्री का बचेगा। कितने का बचेगा? 30 डिग्री का। अगर ये वाला कोण यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण 60 डिग्री का है, तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण भी कितने डिग्री का रहेगा? यानी ये वाला कोण भी कितने डिग्री का रहेगा? 30 डिग्री का। इसलिए मैंने बोला आपतर कोण बराबर परावर्तित कोण, कोण आई बराबर कोण आर। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा दोस्तों? 30 डिग्री का होगा। यह क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है कि समतल पृष्ठ और परावर्तित किरण के मध्य कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण यानी कंप्लीट अब पूछा है ये वाला कोण, कंप्लीट कोण पूछा है, यानी ये वाला कोण, ये कितने का होगा? तो दोस्तों अगर ये आपको 60 का दे रखा है तो 30 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक कोण कितने, यानी कंप्लीट ये वाला कोण कितने का हो गया? तो वो भी कितने का हो गया? 60 डिग्री का। कितने का हो गया दोस्तों? 60 डिग्री का। ठीक है। यानी यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। क्वेश्चन बोलेगा वो आपसे आपतित किरण और समतल पृष्ठ के मध्य का कोण, आपके ये वाला कोण दे दिया कि इनके मध्य का कोण, ये वाला कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण यानी ये वाला कोण बताइए। तब आपको पता है अगर ये 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा, तो ये 60 का होगा तो ये भी कितने का होगा दोस्तों? 60 का होगा। और ये पूछे तो ये कितने का होगा? 30 का होगा। टोटल 180 देख लो, 30 30 60 और 60 60 120। 120 प्लस 60 कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 180 डिग्री होते हैं। ठीक है। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तित कोण। अगली कंडीशन क्या होती है, इसके नियम देखो दोस्तों। ये हो गया परावर्तन का नियम, कहता है कि आपतित किरण
आपतित किरण व अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब, आपतित किरण कौमा अभिलंब और परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण, तीनों एक तल में होंगे, एक तल में होंगे। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, ये क्या है आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये कौन सा है परावर्तित किरण। तो देख लो दोस्तों, तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों कौन से उपले तल में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन निकलता है कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर, यानी आपतित कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं एक दूसरे के समान होते हैं। यानी अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 का होगा, ये कोण 60 का है तो ये कोण भी कितने का होगा 60 का। अगर ये कंप्लीट कोण पूछे आपतित और परावर्तित किरण के मध्य का कोण तो दोनों को जोड़ दो, अगर ये 60-60 के दे रखे तो 120 के हो जाएंगे, 30-30 के दे रखे तो 60 के हो जाएंगे। ठीक है, अगली कंडीशन क्या कहता है कि जो परावर्तन का नियम है इसमें तीव्रता कमा आयाम कमा आवर्ती में तो बदलाव होता है, तीव्रता आयाम आवर्ती इनमें तो क्या होता है दोस्तों बदलाव होता है, यानी ये चेंज होते हैं। जबकि तरंग दैर्घ्य कौमा वेग, तरंग दैर्घ्य कौमा वेग कौमा प्रकृति, इसमें बदलाव नहीं होता, और इसमें क्या होता है दोस्तों बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, तीव्रता आयाम आवर्ती में तो बदलाव होता है, तरंग दैर्घ्य वेग प्रकृति में बदलाव नहीं होता। ठीक है, अगली बात आए कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित और एक होता है विसरित, नियमित और विसरित। अब नियमित क्या होता है और विसरित क्या होता है, तो दोस्तों नियमित क्या होता है उसको देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से टकराकर, यानी पृष्ठ कैसा है दोस्तों समतल है, कैसा है समतल है, समतल पृष्ठ से टकराकर यानी कि कोई प्रकाश की किरण आई टकराकर उसी माध्यम में लौट गई, यानी ये तो आ रही है ये उसी माध्यम में लौट गई, दूसरी प्रकाश की किरण आई वापस उसी माध्यम में लौट गई, तीसरी प्रकाश की किरण आई वापस उसी माध्यम में लौट गई। यानी कहने का मतलब तो यह है उसी तो माध्यम में लौटेगी लेकिन ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब समतल पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो एक दूसरे आपस में यानी किरणों को न काटकर अलग माध्यम में जाएगी तो उसी माध्यम में लेकिन अलग दिशा में, कौन सी दिशा में अलग दिशा में, उसको क्या कहते हैं नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन क्या होता है दोस्तों, यानी ये कोई समतल पृष्ठ है, यानी ये पृष्ठ समतल नहीं रहेगा, ये रहेगा विसरित पृष्ठ, यानी ऊबड़ खाबड़। प्रकाश की किरण आई टकराई, यानी ये तो आई टकराई वापस इसी माध्यम में काट दिया, यहां से आया वापस इसी माध्यम में काट दिया, यानी जो प्रकाश की किरणों को काटती है वो क्या कहलाएगा दोस्तों विसरित परावर्तन। क्या कहलाएगा दोस्तों विसरित परावर्तन। ठीक है दोस्तों, कल देखेंगे दोस्तों दर्पणों के बारे में या प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
जय हिंद, जय भारत।